देखिए, इस क्लास के बारे में सिस्टम तो अब तो आप लोगों को पता चल ही गया है। आज थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, इसलिए आवाज़ उतनी लाउड नहीं आएगी। नहीं, पंखा चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलने दो, चलने दो। हम्म। तो मैं ये कह रहा था कि इस क्लास का सिस्टम आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है वो पर्सनली ऑफलाइन बैच के बच्चों के लिए ही होती है। ये ऑनलाइन क्लास नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था। क्योंकि कुछ बच्चे अभी कल भी आए थे, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, अभी सुबह भी फ़ोन आया कि सर ये वाली क्लास ऑनलाइन कर दीजिए। तो मैं फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अपने ऑफलाइन बच्चों को मैं रिवीजन क्लासेस के नाम पर फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहा हूँ। क्योंकि मेरा एक पर्पज़ है कि आप केवल यहाँ कोर्स पूरा करने नहीं आए, मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट तभी होगा जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो मान लीजिए कोई टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप उसका रिवीजन प्रॉपर कर रहे हैं। तो पूरे साल भर तक के लिए क्लास आपके पास अवेलेबल रहेगी। दूसरी बात क्या होती है कि जब आप क्लास में कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आप उससे कनेक्ट होंगे। तो जब इस क्लास को आप घर बैठकर दोबारा देखेंगे तो आप जितना अच्छा समझ पाएंगे, उतना ऑनलाइन कंटेंट जो फॉलो कर रहा है वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आपने क्लास में बहुत कुछ समझा, उससे कनेक्ट हुए हैं। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आए जो कह रहे हैं सर हम बहुत दूर दराज से आए हैं, लेकिन आपकी जो ऑनलाइन वाली क्लास है वो ना लेकर के हम ये वाली क्लास ऑनलाइन चाहते हैं। और मैंने क्लियर कर दिया कि भाई ऑनलाइन लेना है तो एक ही प्लेटफॉर्म है, वो अभिनय मैथ्स पे ही फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको वहीं लेना पड़ेगा। अदरवाइज ऑफलाइन के साथ ये क्लास चाहिए तो मिल जाएगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, दोबारा कोई रिक्वेस्ट मत करिए, नहीं मेरे लिए भी दिक्कत होगी। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस पर आ जाते हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, और उससे रिलेटेड पहले कुछ प्रश्नों को एक बार दोबारा देख लिया जाए। बल्कि क्यों केवल वही देखा जाए, शुरू से अब तक जो कुछ पढ़ा है उस पर एक रिवीजन हो जाए। और कल का जो दिन मैंने रखा है, मैंने कहा था सैटरडे आपके लिए जो पूरे सप्ताह पढ़ाएंगे उसका टेस्ट भी बहुत ज़रूरी। तो कल आप टेस्ट देने जरूर आएंगे, ये ना हो टेस्ट बता दिया जाए तो गोल मार दीजिए। ये आपके लिए होता है। सेम टाइमिंग नहीं चेंज करूंगा। टेस्ट मेरी प्रेजेंस में ही होगा, मैं रहूंगा भी, डिस्कशन भी करूंगा। और आपको एक और खास बात बताऊंगा, बल्कि आप 2 दिन बाद, हो सका संडे को, मैं लाइव भी आ रहा हूं, ये दिखाने के लिए कि मेहनत का क्या रिजल्ट होता है। मैंने मुश्किल से बच्चों से कमिटमेंट किया था कि एसएससी के एग्जाम से पहले 25 दिन एक मिशन में करूंगा, और वाईटी पे मैं डेली बहुत मेहनत कर रहा हूं। इस समय 4 घंटे भी प्रॉपर नींद नहीं पूरी हो पा रही। पेपर बनाना, उसका डिस्कशन करना, पढ़ाई खुद करनी पड़ती है, तब आप बच्चों को कुछ अच्छा दे पाते हैं। और उसका क्या रिजल्ट आया है ये मैं संडे को लाइव आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पे दिखाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं आके केवल ये बोलूंगा कि मेरे क्लास से क्वेश्चन फंसे। सीपीओ में जो अभी एग्जाम हुआ, एसएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट किया, उसका लेवल आप देखिएगा क्वेश्चन का कैसे अपग्रेड हुआ। लेकिन उसमें लगभग 79 क्वेश्चंस एज इट इज, जो मैं पिछले 4-5 दिन से बराबर हिस्ट्री ज्योग्राफी पे मिशन चला रहा था, उसमें से आए। और मैं स्क्रीन पे वो दिखाऊंगा, मतलब मैं साइड हट जाऊंगा और वीडियो चला दूंगा और कहूंगा ये देख लो, ये वाला डिस्कशन हुआ था, ये क्वेश्चन आया। ये मैं संडे को करने भी वाला हूं, हालांकि वो वाईटी पे होगा। वो सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि वाईटी की दुनिया में बहुत सारे बच्चों को कई बार ये गाइड कर रहा हूं। एक दिक्कत आती है मुझे भी पढ़ाने में कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि बच्चे सीरियस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं होता। और मैं थोड़ा डिफरेंट पढ़ाना पसंद करता हूं कि मैं कमेंट्स पढूं, रिप्लाई करूं, इंटरटेन करूं, ये मेरी आदत नहीं है। उसको बच्चे कभी कभी अन्यथा भी लेते हैं। कल भी मैंने यही बात बोली कि आपकी सीरियसनेस, आपका डिसिप्लिन आपको ही बेनिफिट देगा। और इसीलिए आपने वाईटी मेरा सेशन देखा होगा, एक दिन में मुश्किल से 40 प्रश्न करा पाता हूं। लेकिन वो 40 कैसे 400 में तब्दील होता है और उसका क्या फायदा है, ये आप खुद प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़े हैं, दूसरा चैप्टर का आज 5वां लेक्चर है। ये चीजें मेंशन इसलिए की जाती कि आपको सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस में याद रहे। सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक इंट्रोडक्शन से, यानी संविधान के मौलिक परिचय से, और उसमें कुछ खास बातें आपको बताई थी। जैसे संविधान क्या होता है, एक सामान्य सी आपने परिभाषा देखी थी। उसके बाद संविधान कितने प्रकार का होता है, और संघात्मक और एकात्मक संविधान की विशेषता आपने जानी थी। तो
तो अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन मान लीजिए आ ही जाता है कि जिस देश में शासन के दो स्तर हों उस देश के संवैधानिक ढांचे को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, जहां पर 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट हो उसे क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का यही सबसे प्राइम फीचर होता है, 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा मैंने ये कहा था कि अगर किसी देश में पूरे देश का एक संविधान है, राज्यों का अपना अलग संविधान नहीं है, तो उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, यूनिटरी यानी एकात्मक। अच्छा, एकात्मक का आपको उदाहरण बताया था मैंने, सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन को, और संघात्मक का सबसे अच्छा उदाहरण यूएसए को। तो ये सब तो याद ही है। अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन पेपर में आ गया, यूएसए भी लिखा है, स्विट्जरलैंड भी लिखा, ऑस्ट्रेलिया भी लिखा है, और इसके साथ साथ यहां पर ब्रिटेन भी लिखा, और पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक संघात्मक संविधान वाला देश नहीं है, तो क्या आंसर लगाएंगे, ब्रिटेन। लेकिन बाकी तीनों जो ऑप्शन में है वो 3 के तीनों क्या है, संघात्मक। तो ऐसे प्रश्न भी आजकल ट्रेंड में है जो आपके पेपर में अब आ रहे हैं, तो इसलिए जितना नोट्स में लिखा है वो एक भी लाइन आपको छोड़नी नहीं। फिर इस चैप्टर में हम लोगों ने कहानी शुरू की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट की पूरी हिस्ट्री बताई थी। इस चैप्टर में अगर आप गौर करें तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो आज भारत का संविधान है वो संविधान अस्तित्व में आया कैसे। ठीक है, हमने 2 साल से ज्यादा समय लिया और इसे बनाया, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन हकीकत ये थी कि ये इतने कम समय में बनकर तैयार नहीं हुआ, इसके पहले बहुत सारे स्ट्रक्चर तैयार हो चुके थे। तो उसी के बारे में कहानी आप पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक विकास पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी अगर आप देखें तो क्या है, इसका नाम ही था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी संवैधानिक ढांचा, और इसको हम लोगों ने अलग अलग पार्ट में बांटकर पढ़ना शुरू किया। तो मैंने कहा था इसमें ये बड़ा लेंदी चैप्टर है जिसमें हम लोग 4-5 चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि हमारा संविधान आया कैसे, फिर आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, फिर जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके फीचर्स पर बात करेंगे, और फिर प्रीएम्बल पर बात करें, तब ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। तो ये बड़े चैप्टर्स में से एक है जिसमें लगभग हम लोग 40% कवर कर चुके। तो आज पहला सेगमेंट आपका मैं कोशिश करूंगा लगभग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एक बार पहले उसे नोट डाउन करते हैं। तो 1909 के अधिनियम पर डिस्कशन चल रहा था, वहीं से मैं आगे शुरुआत करूंगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों टॉपिक बहुत अहम है और हम लोग इस पर काफी कुछ चीजें जान भी चुके हैं, लेकिन अभी भी इस पे कुछ पॉइंट डिस्कस करना बाकी है। जैसे सबसे पहला प्रश्न आपसे अगर ये पूछा जाता है कि इस अधिनियम का दूसरा नाम क्या है, तो क्या आंसर लगाएंगे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और अब आपको बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने लिखवा भी दिया और आपने इसको समझा भी कि मॉर्ले इसमें कौन है, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, भारत राज्य सचिव। अब अगर यही प्रश्न मैं आपसे फिर पूछ लूं कि भारत राज्य सचिव का पद किस अधिनियम से बनाया गया था, तो क्या आंसर होगा, याद है या भूल गए?
भारत राज्य सचिव का पद सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया पोस्ट किस एक्ट से क्रिएट की गई थी? तो जरा नोट्स पलट कर देखिए, लिखा है नहीं लिखा, और याद करके नहीं आए। आपका एक सुर में जवाब आना चाहिए, सरल प्रश्न ही नहीं, जो भी मैं पूछूं सभी का आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं रिवीजन करके ही क्लास में आइए। भारत राज्य सचिव पद तो 1858 के अधिनियम में ही बन गया, और कहानी भी बता दी थी क्यों। बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खत्म कर दिया गया, और कहा गया जब सत्ता हमने खुद अपने हाथ में ले ली है तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करेगी शासन का, और उसके लिए लंदन में एक टीम बनी जिसका अधिकारी होता था भारत राज्य सचिव। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए परिषद में कितने सदस्य होते थे? 15। और इस पूरे टीम को क्या कहा जाता था? नहीं, टीम को मैंने एक नाम और बताया था। सेक्रेटरी स्टेट तो एक पद हो गया, उसकी काउंसिल हो गई, इसको और क्या कहते थे? होम गवर्नमेंट, यानी इसी को गृह शासन कहा जाता था, होम गवर्नमेंट कहा जाता था। और ये सारे पॉइंट्स आपने लिखे भी। तो इस समय भारत राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले, और इसमें मिंटो कौन थे? वायसराय। इन्हीं दोनों के कारण इस कानून का नाम पड़ा था मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इस अधिनियम की कुछ विशेषताओं में जो मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये थी कि भारत में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम डेवलप किया गया। मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल आया। अब ये पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट है क्या, या कम्युनल इलेक्टोरेट है क्या, इसी पे मैंने 20 मिनट का आपको एक पूरा लेक्चर समझाया था कि कैसे ये अपने आप में अलग है। एक काम करिएगा, आप थोड़ा सा आगे ले लीजिएगा, जगह उन सबको भी दे दीजिए। और मैंने बच्चों इस वीक के लिए आपसे टाइम मांगा था कि कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं क्लास शिफ्ट करने का, और थोड़ा सा बस पेशेंस इस सप्ताह रख लीजिए, उसके बाद अरेंजमेंट हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी आगे के लिए भी मैं बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा बड़े बैचेस में ऑफलाइन में पढ़ाना बहुत पसंद नहीं करता। उसका कारण है मेरा मानना है कि डिसिप्लिन क्लास की बहुत ज़रूरी, और बड़े बैचेस में कई बार डिसिप्लिन जब बिगड़ता है ना तो पढ़ाई पे असर पड़ता है। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप मैथ्स या बाकी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट भी नहीं कर सकते। देखिए, मैथ्स पढ़ाने वाले, इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर की एक मजबूरी भी होती है कि उन्हें लगता है बच्चों को बोरिंग ना लगे, इसलिए एंटरटेन करना। लेकिन मेरा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हाईली अटेंशन की जरूरत, कुछ भी बोलूंगा एक शब्द भी तो आपकी परीक्षा में मदद कर सकता, और इसलिए क्लास का डिसिप्लिन भी बहुत माने रखता है। तो इसीलिए कोशिश यही रहेगी छोटे छोटे बैचेज ही रहे, चाहे मल्टीपल बैच बनाने पड़े, पूरा दिन पढ़ाना पड़ेगा, देखेंगे ऊर्जा साथ देगी तो काम ऐसे ही होगा। हाँ, तो मैं ये समझा रहा था कि 1909 के अधिनियम से आपने सेपरेट इलेक्टोरेट, ये पॉइंट आपको याद ही रहना, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया और बदल बदल कर आ जाता। जैसे इसी प्रश्न को कैसे पूछा एसएससी ने, तो आप देखेंगे एक बार पूछ रहा है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? कम्युनल इलेक्शन सिस्टम। तो कम्युनल टर्म यूज कर दिया तो भी यही समझ जाइए, क्योंकि मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्टोरेट बनाना। तो ये पूरा सिस्टम आपको मैंने समझा दिया था। अब इसमें एक और बड़ा डेवलपमेंट आपको बताया था, याद है? भूल गए? बताइए क्या लिखा था आप सबने, इसके अलावा कोई पॉइंट बताइए। नहीं, वो तो सेपरेट। हाँ, देखिए, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें यहां पर साइज भी बढ़ाया गया, और एक तरीके से पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम लाया गया। इनडायरेक्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत लिमिटेड फ्रेंचाइज था, कुछ लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उसमें इलेक्ट करके लाने की बात की गई। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था इसके द्वारा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम इस तरह से मेंबर लाएंगे। लेकिन अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे, मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, आप सबने ये पढ़ा था कि भारत में प्रशासन चलाने के लिए गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के मेंबर काम करते थे। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल हुआ करती थी। और दूसरी तरफ 1858 के अधिनियम से आपने ये भी पढ़ा कि वहां लंदन में अगर देखा जाए तो सेक्रेटरी स्टेट और उसकी काउंसिल हुआ करती थी। तो दो टीम काम कर रही है। आप देखिए, भारत से हजारों मील दूर बैठे लंदन में एक अधिकारी, सेक्रेटरी स्टेट और उनकी काउंसिल। इनकी काउंसिल में 15 सदस्य होते थे,
और सेक्रेटरी स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर होता था। ब्रिटेन का ही कोई कैबिनेट मिनिस्टर सेक्रेटरी स्टेट बनता था, वहां की पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार होकर के शासन चलाते थे, और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल इनके प्रति अकाउंटेबल होते थे। लेकिन भारत में इस समय तक अगर आप देखें तो जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो नेशनल मूवमेंट था अपना, वो काफी डेवलप हो चुका था, राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा था। कांग्रेस बार बार ये मांग कर रही थी कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, हमें एक उत्तरदायी सरकार चाहिए, और इसलिए पहली बार सरकार ने यह कहा कि अब यहां पर गवर्नर जनरल की काउंसिल में भी, उनकी कार्यकारिणी में भी कुछ इंडियन मेंबर्स रखे जाएंगे, यानी कुछ भारतीय सदस्य होंगे, और इसके साथ साथ यहां सेक्रेटरी स्टेट की काउंसिल में भी कुछ इंडियन मेंबर रखे जाएंगे। यह प्रश्न बच्चों डेफिनेटली आपके पेपर में आने वाला है, और इस पर कैसा प्रश्न आएगा उसकी वर्डिंग मैं लिखा रहा हूं, पहले नोट्स में लिखिए, फिर मैं बताता हूं प्रश्न कैसे आएगा। लिखिएगा, लिखिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, it provided for the first time the representation for some Indians, representation for some Indians in the Secretary States Council, Secretary States Council and Viceroy's Executive Council, Viceroy's Executive Councils. Two Indians were appointed in the Secretary States Council, K.C. Gupta and Sayyid Hussain Bilgrami. Sayyid Hussain Bilgrami. First Indian added in Viceroy's Executive Council, as a law member, added in Viceroy's Executive Council as a law member, was S.P. Sinha. इस अधिनियम द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में तथा इंग्लैंड स्थित भारत राज्य सचिव की परिषद में सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया।
सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया। सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया। सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया। भारत राज्य सचिव परिषद में, भारत राज्य सचिव परिषद में, भारत राज्य सचिव परिषद में नियुक्त होने वाले दो भारतीय, नियुक्त होने वाले दो भारतीय, नियुक्त होने वाले दो भारतीय केसी गुप्ता, केसी गुप्ता, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। जबकि वायसराय की कार्यकारिणी में, जबकि वायसराय की कार्यकारिणी में, जबकि वायसराय की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय, सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय एसपी सिन्हा थे। एसपी सिन्हा थे। एसपी सिन्हा थे। नहीं, वो अलग। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इस पे प्रश्न आपके पेपर में आया है और आगे भी आएगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे आने के और चांसेस हैं, लेकिन इसमें गलती के भी बहुत चांसेस होते हैं। ऑप्शन ऐसा आता है, कंफ्यूजन कहां हो जाता है बच्चों से, पूछा जाता है कि भारत राज्य सचिव की जो परिषद थी उसमें नियुक्त होने वाले भारतीय, और ऑप्शंस रहता है, तो वहां कंफ्यूजन किस बात पर आता है, इन तीन नामों में, कि पढ़कर तो तीनों आए हैं लेकिन सिन्हा साहब किस में थे, उसमें थे या इसमें थे, क्योंकि दो जगह काम हो रहा है। एक लंदन में टीम बैठी है, बार बार मैंने बताया लंदन में जो बैठे हैं वो भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी स्टेट मार्ले, और मिंटो यहां जो वायसराय है, तो मार्ले की जो कमेटी वहां काम कर रही, काउंसिल 15 सदस्यों की परिषद, उसमें भी आप देख रहे हैं दो भारतीयों की एंट्री हुई कि भारत के लोग वहां भी होंगे, और वो भी कहीं ना कहीं जब वहां जाएंगे उसमें शामिल होंगे तो अपनी बात तो रख सकेंगे, भारत में क्या चाहिए, समस्याओं से उनको रूबरू कराएंगे। तो वो दो भारतीय जो वहां के राज्य सचिव की परिषद में थे वो थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये याद रखना। और जो भारत में खुद वायसराय थे उनकी परिषद में जो मेंबर गया था भारत की तरफ से, पहला भारतीय जो वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बना, यही क्वेश्चन आता है, तो आंसर क्या लगाएंगे, एसपी सिन्हा। अच्छा, कंफ्यूजन इतना ज्यादा होता है कि बच्चों को मैंने क्लास में एक ट्रिक बताई थी कि कभी आप भूले नहीं। भारत में आज भी आप जानते हैं पुलिस प्रशासन में हेड के रूप में भूमिका निभाने वाला जिले का सबसे बड़ा अफसर कौन होता है, एसपी। तो एसपी भारत में होते हैं, तो भारत में एसपी साहब को वायसराय के कार्यकारिणी में बैठाया गया। अगर एग्जाम में कभी ये प्रश्न कंफ्यूज करे कि पहला भारतीय कौन था, तो इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करके रखिएगा, कहानी को कभी गलत नहीं होगा। तो एसपी के आगे सिन्हा याद रहे चाहे नहीं रहे, दो एसपी नाम नहीं आएगा ऑप्शन में, एक ही कोई रहेंगे, आप टिक कर लेंगे, ठीक। हालांकि तीनों नाम याद रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऑप्शन आएगा तो ये तीनों याद आ जाएगा, और वैसे कंफ्यूजन ना हो तो ये ट्रिक आप याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। कि ये दोनों तो स्वाभाविक है कि क्राउन की तरफ से नॉमिनेशन हो रहा है, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, जो मैंने कहा था भारत राज्य सचिव होता था वो कौन होता था, वहां कैबिनेट मिनिस्टर, और कैबिनेट मिनिस्टर्स की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आज भी ब्रिटेन में कैसे होती है, वहां के क्राउन के तरफ से होता है। तो ये क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड थे, ये वायसराय के द्वारा नॉमिनेटेड थे।
अपने आप लिंक करना सीखे, ठीक है। जब सेक्रेटरी साहब खुद ही क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड है तो उसकी काउंसिल के मेंबर को भी वही नॉमिनेट करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं अब। तो अब इसके बाद यहां पर हम लोग आगे बात करेंगे 1919 के अधिनियम की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला हेडिंग लिखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। भारत परिषद अधिनियम 1919। हाँ, अब देखिए 1919 के अधिनियम के समय, मैं बार बार कहता हूं जब भी आप पॉलिटी भी पढ़िए तो कुछ जगह पर आपको टॉपिक में यह ध्यान रखना है कि हम किस फ्रेम में बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, भारत के संविधान बनने की इतिहास या उसकी कहानी, तो इतिहास में आपको जाना ही पड़ेगा। 1919 का अगर आप समय देखें तो भारत में एक बड़ा क्रूशियल टाइम है नेशनल मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत की राजनीति में बहुत तेजी से कुछ बदलाव हो रहे थे। जैसे इस समय भारत संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ बढ़ रहा था, ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा था, और उसका कारण भी आप जानते हैं, भारतीय राजनीति में एक नई शख्सियत का प्रवेश हो चुका था। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप समझ गए होंगे, महात्मा गांधी जी। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आ गए थे। अच्छा, जब वो भारत आए तो उस समय की परिस्थितियां गौर करिए और भी कैसी है। विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया। खुद गांधी जी ने इस बात की वकालत की कि हमें इस संकट के समय सरकार का सहयोग करना चाहिए। तो भाई इतना उदार दिल कैसे कि भारत के लोग ब्रिटिश सरकार का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक उम्मीद है कि विश्व युद्ध के समापन के बाद हमें एक उत्तरदायी सरकार मिलेगी, क्योंकि अभी भी कागज पर उत्तरदायित्व की बात थी, लेकिन रियल में कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी नहीं, शोषण जारी था, कई समस्याएं जारी थी। तो भारतीयों की मांग ये नहीं थी कि कुर्सी खाली करो हमें दे दो, हम आजादी की तरफ क्रमशः बढ़े, ग्रेजुअली बढ़े। पहले एक डेवलपमेंट का फेज आया जहां हम मांग रहे हैं स्वराज, यानी हमें अपना राज तो दो, जिसमें हम कम से कम भागीदार तो बने शासन में, सत्ता में, और जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार चले। तो इस तरह के विचार इस समय पनप रहे थे कि हमें सत्ता में भागीदारी दो, सत्ता नहीं दो, भागीदारी दो, रूल आप चलाओ लेकिन हम भी उसमें इन्वॉल्व रहें। अकाउंटेबल गवर्नमेंट की मांग, इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है, उत्तरदायी सरकार। तो ब्रिटिश सरकार ने यह वादा भी किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय कि अगर आप सब सहयोग करते हैं तो उत्तरदायी सरकार देंगे। तो विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटेन विजयी रहा। अब स्वाभाविक है कि इस मांग के बारे में जो उन्होंने कहा था उसको पूरा भी करना पड़ेगा। तो एक तो इस कानून के बनने के पीछे यह भी काम कर रही थी घटना। दूसरा एक घटना और आप गौर करिएगा तो पूरे भारत में जनता के मन में कुछ कानूनों को लेकर आक्रोश थे, कुछ नाराजगी थी। जैसे एक तरफ आप देखें तो एक घटना यह हुई थी कि रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था वो बहुत ही आप कह सकते हैं काला कानून के रूप में देखा गया था कि आप भारत के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए ऐसा कानून ला रहे हैं। 1918 में ही वो कानून बन चुका था। तो एक तो उसका भी इंपैक्ट था कि जनता नाराज बैठी है। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह शुरू कर दिया था। तो ये सब परिस्थितियां हो रही थी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात देखिए कि इस समय मुसलमान भी, जो भारत का मुसलमान था, वो अंग्रेजों से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि विश्व युद्ध में टर्की के खिलाफ ब्रिटेन ने जो लड़ाई लड़ी और टर्की के साथ जो व्यवहार किया गया वो भारतीय मुसलमानों को पसंद नहीं आया। टर्की में जो राजा होता था सुल्तान, उसके पास धार्मिक सत्ता होती थी और उसे खलीफा कहा जाता था, कैलिफ कहते थे। खलीफा मतलब एक धार्मिक प्रधान होता है, तो वो पॉलिटिकली हेड तो था ही, रिलीजियस हेड भी था। तो भारत वालों को उसके पॉलिटिकल पावर से कोई मतलब नहीं, लेकिन रिलीजियस मतलब तो है ही। भाई एक मुसलमान सोचता हमारे धर्मगुरु हैं, और धर्मगुरु का अपमान किया गया, जो उसके ऊपर टर्की के ऊपर संधियां लादी गई, उसके कारण इन लोगों को लगा तो हम दुनिया के इतिहास में ना जाकर केवल इतना ध्यान रखें कि खलीफा के ऊपर कुछ ऐसी संधियां थोपी गई थी जिसके कारण भारतीय मुसलमान को लगता था हमारे धर्मगुरु का अपमान हुआ। और इस कारण से भारत में आप देखेंगे अली ब्रदर्स ने एक बड़ा मूवमेंट चला दिया था, खिलाफत मूवमेंट।
तो खिलाफत मूवमेंट कोई भारत का मुद्दा था ही नहीं, वो टर्की का मुद्दा। लेकिन ये सारी घटनाएं इसलिए बता रहा हूं कि इसी परिप्रेक्ष्य में ये कानून बन रहा। तो जब सरकार ये कानून बना रही थी तो इस दायरे से बाहर तो नहीं निकल सकती थी जो घटनाएं तत्कालीन थी। तो इन परिस्थितियों में कानून कुछ इस तरह से लाया गया जिससे भारतीयों का भरोसा जीता जा सके। जैसे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आप देखेंगे, जो यहां इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसे खत्म करके उसकी जगह पर पहली बार इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर आया। तो मैं जिस अधिनियम की बात करने जा रहा हूं 1919 के एक्ट की, इसका सबसे बड़ा डेवलपमेंट आप देखें वो था बाई कैमरल लेजिस्लेचर। पहले समझ लीजिए फिर मैं लिखवाऊंगा। हिंदी में इसे कहते हैं द्विसदनीय विधान मंडल। द्विसदनीय विधान मंडल, ये पहला बड़ा डेवलपमेंट मैं मानता हूं। क्यों पहला बड़ा? अच्छा, बाई कैमरल का मतलब क्या होता है? बाई कैमरल का मतलब जहां पर लॉ बनाने वाली एजेंसी यानी जो बॉडी है उसमें टू हाउस काम करे, दो सदन। जैसे आज हमारी पार्लियामेंट कैसी है? बाई कैमरल। लेकिन मैं कहूं हरियाणा में लेजिस्लेचर कैसा है, तो वो यूनिकैमरल है। तो दो तरह से बॉडी होती है, यूनिकैमरल और बाई कैमरल। यूनिकैमरल में एक ही हाउस होता। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां आप देखेंगे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, हालांकि कुछ स्टेट ऐसे भी जहां बाई कैमरल, जैसे यूपी में आप जानते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, या बिहार में भी है। लेकिन बहुत सारे राज्य, ज्यादातर राज्य आप कहिए यूनिकैमरल हैं। तो अभी तक इंडिया में अगर अंग्रेजों ने लेजिस्लेटिव सिस्टम बनाया भी था तो वो यूनिकैमरल था। आपने लिखा उसी का नाम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जो गवर्नर जनरल के सुपरविजन में काम कर रही थी संस्था। अब क्या सिस्टम आ गया कि बाई कैमरल सिस्टम रहेगा, और बाई कैमरल सिस्टम में आप देखेंगे दो हाउस बनाए गए। एक का नाम यहां पर आज की डेट में हम लोग कहते हैं लोकसभा, तो लोकसभा जैसी संस्था पहली बार आई। और दूसरी तरफ यहां पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाया गया। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा और लोकसभा का अगर अस्तित्व पहली बार आया है तो वो 1919 के अधिनियम से आया। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही लिखिएगा। हालांकि पहला तो मुझे लिखाना चाहिए, वही लिखिएगा। इसका भी एक अलग नाम था। इसको किस नाम से जाना जाता था ये बताइए? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है। इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समझ गए होंगे आप। मॉन्टेग्यू कौन थे? सेक्रेटरी स्टेट। और चेम्सफोर्ड कौन थे? वाइसराय। तो ये वाला लिख लीजिए, तब ये पॉइंट लिखिएगा इस पॉइंट लिखिए। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज Montague Chelmsford Reform. Montague Chelmsford reforms as Montague was the then Secretary State for India. Montague was the then Secretary State for India. Secretary State for India, and Lord Chelmsford was then Viceroy of India. इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है।
मॉन्टेग्यू उस समय भारत राज्य सचिव थे। मॉन्टेग्यू उस समय भारत राज्य सचिव थे। मॉन्टेग्यू उस समय भारत राज्य सचिव थे। भारत राज्य सचिव थे। जबकि चैम्सफोर्ड, जबकि लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। This act was came into force. This act was came into force. This act was came into force in 1921. In 1921. In 1921, and it introduced for the first time, and it introduced for the first time, it introduced for the first time bicameralism, bicameralism, bicameralism and direct election in the country, and direct election in the country. Thus, thus the Indian Legislative Council, the Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislature, was replaced by a bicameral legislature, bicameral legislature consisting of an upper house, consisting of an upper house and a lower house, and a lower house, and a lower house. Upper house was known as, upper house was known as Council of State, and lower house was known, and lower house was known as Legislative Assembly, as Legislative Assembly. मतलब उस समय लोकसभा भले ही नाम नहीं था, लेकिन आज जैसे हमारी संसद में है उसी की जगह पर उसका नाम क्या था? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जो राज्यों में होती है, लेकिन वो थी लोकसभा की तरह। तो लिखिए ये अधिनियम 1921 से प्रभावी हुआ। ये अधिनियम 1921 से प्रभावी हुआ, 1921 से प्रभावी हुआ, और इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली शुरू की, और प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली आरंभ की, प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली आरंभ की। प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली आरंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर, भारतीय विधान परिषद के स्थान पर, भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था,
द्विसदनीय व्यवस्था गठित की गई, द्विसदनीय व्यवस्था गठित की गई, द्विसदनीय व्यवस्था गठित की गई, जिसमें उच्च सदन को राज्यसभा, उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को, और निम्न सदन को, और निम्न सदन को विधानसभा कहा गया, विधानसभा कहा गया। कोई भी कानून जब बनता है तो उसके बनने का प्रोसेस अलग है और उसके इफेक्टिव होने का प्रोसेस अलग है। कानून बनकर या विधेयक के रूप में पारित होकर ये 1919 में आया, इसीलिए इसको 1919 का एक्ट कहते हैं। लेकिन हाँ, नहीं, देखिए, प्रश्न जब बनाया जाता है तो उसमें दो चीजें, जैसे छोटा सा उदाहरण दे रहा, पूछ क्या ले, पूछता ही है आपसे। मान लीजिए मैं पूछूं राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना, तो क्या आंसर लगाएंगे? 2009 में। अगर प्रश्न पूछा, देखिए इसीलिए पूछ रहा हूं, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? 2002। शिक्षा का अधिकार कानून कब बना? 2009। और शिक्षा का अधिकार कानून देश में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। 3 आंसर हो गए। तो अब आप कहें सर क्या लगाएं, तो ये तो क्वेश्चन पूछने वाला क्लियर करे। एक कानून बना, उसको इंप्लीमेंट करने से पहले सिस्टम तैयार करना पड़ता है, देखना पड़ता है किस दिन गैजेट किया है। कानून लागू कैसे होता है, आप शायद उस प्रक्रिया को नहीं जानते हैं। जब पार्लियामेंट से सब कुछ हो जाता है, प्रेसिडेंट साइन हो जाता है, तो भारत सरकार का एक राजपत्र है, गजेटियर ऑफ इंडिया, जब उसमें पब्लिश हो जाएगा, वो जनता के बीच रिवील हो जाएगा, पूरे प्रशासन में चला जाएगा, तो उस दिन उसका इफेक्टिव पीरियड स्टार्ट हो। हाँ, जीएसटी के लिए टाइम लिया गया, बिल्कुल वही। तो 1919 में अधिनियम बन गया, लेकिन इफेक्टिव होना मतलब जिस दिन से ऑपरेशन में आ गया वो 1921 है। तो ये क्वेश्चन पूछने वाला क्लियर करेगा मैं क्या जानना चाह, बना कब? 1919 में। लागू कब हुआ? 21। ठीक, तो आंसर वही लगाएं। आगे बढ़। नहीं, लिमिटेड फ्रेंचाइज। लिमिटेड फ्रेंचाइज, यहां पर ध्यान रखिएगा, इस शब्द को बोलते हैं सीमित मताधिकार। जैसे आज भारत में लिमिटेड फ्रेंचाइज नहीं, इसको बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज। तो एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब जो भारतीय एडल्ट हो चुका है सबके पास मताधिकार। लेकिन उसे लिमिटेड इसलिए बोलते थे क्योंकि उस कानून में कई प्रोविजन थे, जैसे आपके पास कम से कम इतनी प्रॉपर्टी हो, आपके पास कम से कम इतनी डिग्री हो, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रॉपर्टी, आप सरकार को टैक्स पेयर हैं, ये सब देखकर तब मताधिकार था। तो मताधिकार या डायरेक्ट इलेक्शन आ गया, ये मत सोचिए सबको वोटिंग राइट मिल गया, वो तो लिमिटेड ही रहा। वो तो भारत में एडल्ट सिस्टम या एडल्ट फ्रेंचाइज आया तब जब भारत में अपना संविधान लागू हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब इसके आगे अगर हम यहां पर 1919 के अधिनियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू तैयार करें या देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो वो है, आप एक टर्म यहां पर यूज करेंगे डायरकी सिस्टम, ये अक्सर पूछा भी जाता है। तो 1919 के अधिनियम से एक सिस्टम आया था जिसका नाम था प्रांतों में द्वैध शासन। पहले मैं समझा दूं फिर लिखेंगे आप लोग, प्रांतों में द्वैध शासन। डायरकी इन प्रोविंसेस। अब ये कैसे हुआ तो इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले इस कानून में या इस अधिनियम में लिखा गया कि अब सेंटर का जो कंट्रोल है पूरे देश पर, इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की बात तो शुरू हो चुकी थी, अब ये धीरे धीरे बढ़ाते ही जा रहे थे डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण की नीति पर काम करते हुए इन्होंने क्या तय किया कि केंद्र के नियंत्रण को और कम किया जाए। इसके लिए पहली बार कानून में प्रॉपर लिखा गया फेडरलिस्ट
और स्टेट लिस्ट। यानी अब ये कानून ये डिसाइड करने जा रहा था, जो पिछले कानून में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुआ था, प्रॉपर नहीं आया था, अब प्रॉपर क्या डेवलपमेंट हुआ, दो लिस्ट बना दी गई और कहा गया फेडरल लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे होंगे इस पर कंट्रोल सेंटर का रहेगा, केंद्र का, और जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होंगे, विषय होंगे, इस पर स्टेट को अथॉरिटी दी जा रही है कि जो वहां लेजिस्लेचर है वो कानून बनाए। तो इस समय तक भारत में राज्यों के भी अपने विधानमंडल थे, स्टेट के भी लेजिस्लेचर थे। ये लेजिस्लेचर राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकेंगे जिसमें केंद्र दखल नहीं देगा सामान्य तौर पर। तो फेडरल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, दो लिस्ट जोड़ दी गई इस अधिनियम। तो पिछले कानून में केवल बात उठी थी कि सेंटर स्टेट के बीच में इस तरह से हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करें, लेकिन यहां लिखकर मेंशन किया गया कौन सा मैटर स्टेट डील करेगा, कौन सा मैटर ये डील करे। जैसे मान लीजिए इस लिस्ट में इन्होंने एक सब्जेक्ट दिया एजुकेशन, शिक्षा, तो शिक्षा पर सभी राज्यों को अधिकार दिया गया कि आप कितना बजट रखना चाहते हैं, क्या लॉ रखना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली फैसला करिए, उसमें दखल नहीं देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए रेलवे की बात आती, क्योंकि भारत में अब तक रेलवे आ चुका था, तो रेलवे दिया गया फेडरल लिस्ट में, इसका मतलब स्टेट इसमें कुछ नहीं करेंगे, सेंटर डिसाइड करेगा कि रेलवे का बजट कितना रखना, कहां कहां रेलवे लाइन बिछानी, तो पूरा जजमेंट इनका होगा। इस तरह से दो सब्जेक्ट बना करके केंद्र और राज्य के बीच में थोड़ा सा शक्तियों का विभाजन स्पष्ट किया गया। ये आप कह सकते हैं भारत में फेडरल सिस्टम इनिशिएट करने वाली बात है, यहां से डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है या संघीय ढांचा तैयार हो रहा है। अभी पूरी तरह संघीय नहीं आया, पूरी तरह संघीय इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी भी दिक्कत क्या थी कि बहुत कम सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में थे, और दूसरा जो यहां वायसराय गवर्नर जनरल बैठा हुआ है सेंटर में, उसके पास ये अधिकार था कि इनके बनाए कानून को वो उलट भी सकता है, मान्यता ही ना दे। यानी ये जो लॉ बनाएंगे, पास करेंगे, उसका अप्रूवल अभी भी उसके पास जाएगा, और अगर उसने अप्रूवल देने से मना कर दिया तो फिर वो आगे काम नहीं कर पाएंगे। जैसे आज भी आपको पता होगा भारत का संविधान कैसे बना हुआ है, वो कहता है राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बना सकता, लेकिन कुछ विशेष मामलों में अगर राज्य विधानमंडल कानून बनाते भी हैं तो उसे राष्ट्रपति के पास गवर्नर उनके विचार के लिए भेजता है, लिखा है संविधान, कुछ स्पेसिफिक मैटर में, सभी जगह नहीं। राष्ट्रपति जब तक मंजूरी नहीं दे देगा, केवल राज्यपाल की मंजूरी से वो कानून अमल में नहीं आ सकेगा, जबकि वो राज्यों की शक्तियां, ये जानबूझकर किया गया है जिससे भारत में राज्यों पर सेंटर का कंट्रोल कुछ हद तक बना रहे। तो वही चीज यहां की जा रही कि राज्य सूची में विषय लिख दिए, कहा राज्य विधानमंडल कानून बनाएंगे, लेकिन अप्रूवल के लिए गवर्नर के पास इसे भेजा जाएगा। लेकिन पहली बार कम से कम ये चीजें तो आई। अच्छा, फिर आगे क्या किया, स्टेट लिस्ट जो बनाई थी इसको दो कैटेगरी में बांट दिया। कैसे बांटा, एक का नाम रखा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक का नाम रखा रिजर्व सब्जेक्ट, यानी हिंदी में इसे कहते हैं हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, और इसे कहते हैं आरक्षित विषय। अब ये हस्तांतरित और आरक्षित क्या थे, तो आरक्षित विषय उन विषयों को कहा गया जिस पर गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल में जो मेंबर हैं, परिषद के जो सदस्य हैं, उनकी राय से सारे निर्णय लेता। यानी इसमें पूरी तरह से कंट्रोल स्टेट के गवर्नर का, राज्यों के गवर्नर की बात का, क्योंकि हर स्टेट का भी गवर्नर होता था, तो स्टेट के गवर्नर ही इस पर डिसीजन लेंगे अपने काउंसिल के, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सलाह से। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे, इसमें जो भारतीय लोग विधानमंडल में चुनकर आए, उनमें से कुछ लोग यहां पर मेंबर के तौर पर इनको सलाह देंगे, किसको, स्टेट के गवर्नर को। यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में बैठी हुई हैं, उन स्टेट्स में जो चुनकर मेंबर आए हैं, उनके प्रति जवाबदेह होकर के गवर्नर जनरल काम करेगा। यानी इन सब्जेक्ट पर स्टेट का गवर्नर जवाबदेह नहीं है, वो इंडिपेंडेंट फैसले करेगा, वो उसके लिए रिजर्व है। लेकिन इन फैसलों में या इन विषयों पर जब भी निर्णय लेगा तो वो राज्य के जो विधानमंडल है उनके सदस्यों के प्रति जवाबदेह, वहां पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक ये संतुष्ट नहीं होंगे विधानमंडल के सदस्य, तब तक गवर्नर वो कानून नहीं बना सकेगा।
तो ये वही बात हो गई कि एक जगह पर मैं स्वतंत्र होकर कोई नियम बना सकता हूं और एक जगह आप सबसे सहमति लेकर नियम बना सकता हूं। तो जहां सहमति लेकर नियम बनाना था उसे कहा गया हस्तांतरित विषय, और जहां सहमति की आवश्यकता नहीं थी उसे कहा गया आरक्षित विषय। दोनों में फर्क समझ में आ गया? तो दो चीजें यहां नोटिस करिए, केंद्र और राज्य में पावर को डिवाइड भी किया गया, और राज्य में भी आप देखें तो दो व्यवस्था दी गई। एक गवर्नर यहां पर भारतीय लोगों की सहमति से कानून बनाएगा और एक जगह पर बिना भारतीयों की सहमति के भी कानून बना सकेगा। इस व्यवस्था को ही क्या कहा गया है? डायरकी। तो डायरकी टर्म जो यूज किया गया वो यही है कि प्रांतों में द्वैत शासन आ गया, दो दो तरह के विषय हो गए, जहां कुछ मामलों में सहमति जरूरी थी और कुछ मामलों में सहमति नहीं जरूरी थी। क्लियर है? इसे लिखिएगा, लिखिए, इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल, इट रिलैक्स्ड द सेंट्रल कंट्रोल over the provinces, central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects. Central and provincial subjects. The central and provincial legislatures were authorized to make laws on their respective list of subjects. However, the structure of government continued to be centralized and unitary. केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची, की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
क्या करें? इसको बताइएगा किस पेज पे? अच्छा, डायरकी वाला, ठीक ठीक। हम्म। क्या हिंदी लाइन थी? अधिकार प्रदान किया गया, हालांकि सरकार का ढांचा, हालांकि सरकार का ढांचा, हालांकि सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा, केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा, केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। अगला पॉइंट लिखिए, इट फर्दर डिवाइडेड, it further divided, it further divided the provincial subjects, further divided the provincial subjects, the provincial subjects into two parts, into two parts, into two parts, transferred and reserved subject, transferred and reserved subjects, transferred and reserved subjects. The transferred subjects were to be, the transferred subjects to be, subjects were to be, were to be administered by the governor, administered by the governor, administered by the governor with the aid of, with the aid of ministers, with the aid of ministers, aid of ministers, हाँ AID, aid of ministers responsible to the legislative council, responsible to the legislative council, responsible to the legislative council. The reserved subjects, the reserved subjects, the reserved subjects on the other hand, on the other hand, were to be administered by, were to be administered by, were to be administered by, administered by the governor, administered by the governor and his executive council, and his executive council, executive council without being responsible to the legislative council, without being responsible, without being responsible to the legislative council. This dual scheme of, this dual scheme, this dual scheme of governance was known as, this dual scheme of governance, governance was known as diarchy, was known as diarchy, was known as diarchy. प्रांतीय विषयों को, प्रांतीय विषयों को इस अधिनियम द्वारा, प्रांतीय विषयों को इस अधिनियम द्वारा, प्रांतीय विषयों को इस अधिनियम द्वारा पुनः, इस अधिनियम द्वारा पुनः दो भागों में विभक्त किया गया, दो भागों में विभक्त किया गया, दो भागों में विभक्त किया गया, विभक्त किया गया। हस्तांतरित और आरक्षित विषय, हस्तांतरित और आरक्षित विषय, हस्तांतरित और आरक्षित विषय, आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों पर,
हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। गवर्नर का शासन होता था। गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था। इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था। उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से परिषद की सहायता से शासन करता था। कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। उत्तरदायी नहीं थी। विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन के नाम से जाना गया। द्वैध शासन के नाम से जाना गया। अब बच्चों जरा आप गौर करें कि आपसे प्रश्न पूछने का तरीका बदलकर कैसे एग्जाम में गलतियां कराई जाती। अगर पूछा गया बंगाल में पहली बार द्वैध शासन किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो वो द्वैध शासन मैंने आपको समझाया था क्या था और क्यों द्वैध शासन उसका नाम है। ये समझ में आया? याद है या भूल गए? क्यों द्वैध शासन उसे वहां कहा गया? एक नवाब और एक खुद कंपनी, दो की सत्ता चल रही है। दीवानी का काम वो ले रखा है कंपनी ने अपने हाथ में और निजामत का काम नवाब के पास है, लेकिन उसमें भी कंपनी अपने नायब निजाम के माध्यम से, नायब नवाब के माध्यम से वहां प्रशासन को द्वैध बनाए हुए। जब एक ही प्रशासन में, एक ही सत्ता में दो लोग बैठ जाएं, दो तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लगे तो उसे द्वैध कहा जाता, ड्यूअल हो जाता। तो ड्यूअल का मतलब समझ में आया वहां किस सेंस में था। फिर अगला मैंने एक जगह और भी टर्म यूज किया था कि इस तरह से भारत के प्रशासन में द्वैध शासन आया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट से द्वैध शासन क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो उनके बीच में आपने देखा कैसा सिस्टम बन गया। और 1919 का द्वैध शासन क्या है? प्रांतों में, यानी प्रांत के प्रशासन के मामले में द्वैध शासन आया। तो बच्चे कई बार इतना रटते हैं कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता और क्या पूछ रहा है, कहेंगे द्वैध शासन तो उसमें पढ़ा था। किस रेफरेंस में द्वैध शासन पूछा गया ये आपको बताना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने किसी बच्चे को पढ़ाते से भूगोल में कहा कि गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर पर। तो कह रहा है सर गुजरात तो भारत के पश्चिम में, आप यहां ईस्ट लिख रहे हैं। तो ना कोई चीज पश्चिम होती है ना पूर्व होती है, हकीकत में रेफरेंस से तय होता। कोई रीजनिंग में आप पढ़ते हैं किसी के पश्चिम खड़ा है, उसकी जगह अगर दूसरे रेफरेंस में देखो तो पूर्व भी हो सकता।
तो एक सीक्वेंस आप सब सीरीज पढ़ते हैं रीजनिंग में, पूर्व और पश्चिम का निर्धारण एक रेफरेंस से होगा। वही चीज यहां कि किस रेफरेंस में द्वैत शासन एग्जाम में आता। अगर आया प्रांतों के प्रशासन में द्वैत शासन किस कानून से आया था, तो 1919 लगाइएगा। भारत में पहली बार प्रशासनिक व्यवस्था में द्वैध शासन, भारत की बात कर रहा है, कब आया, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और बंगाल में द्वैत शासन जब पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो व्यवस्था लागू 1765 में। तो तीनों याद रहेगा। तो ये सब बहुत बारीक चीजें होती हैं जो समझने की जरूरत। देखिए एक बात फिर समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं, सब किताबों में लिखा, एनसीईआरटी में लिखा। किताबें पढ़ना चैलेंज नहीं, उसको समझना चैलेंज। आप अभी जाकर एक गाइड उठाकर पढ़िए, उसमें मिल जाएगा, हर एक गाइड में लिखा होगा कि यहां पर द्वैत शासन व्यवस्था आई है। लेकिन अगर किसी से भी तैयारी करने वाले बच्चे से पूछ लो द्वैत शासन क्या बता दो, वो डिस्क्राइब नहीं कर पाया। तो रटना नहीं है, क्योंकि अब एसएससी के एग्जाम में आप देखें जो क्वेश्चंस पूछने का ढंग है वो कैसे बदल रहा, पैटर्न चेंज हो रहा, स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत आने लगे। इसी बार सीपीओ ने भी एक इशारा कर दिया है कि अब आपको यहां पर कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिले। और खासकर अब आपके मेंस में जीएस आ रहा है तो आपको पढ़ने का अप्रोच बदलना होगा। दूसरी बात, अब आगे जब हम बढ़ेंगे 1935 के अधिनियम की बात करेंगे तो फिर इतिहास थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो पहले तो हेडिंग लिख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उन्नीस सौ पैंतीस का भारत शासन अधिनियम। अब इस पर बात करें। अच्छा, एक पढ़ाई में सुधार आप सब और भी करिए। बहुत सारे बच्चों में एक टेंडेंसी होती है कि वो बहुत ज्यादा लगता है कहानी नहीं सर, बस सीधे टू द पॉइंट बताओ। पका पकाया खाने की एक आदत सी पड़ गई कि बस जो एग्जाम में आना है वो लाइन बता दो। एग्जाम में आने वाली लाइन बता देना वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। शायद मैं पिछले 5 दिन से आपको एक टॉपिक पर इतनी मेहनत कर रहा हूं, वो 2 दिन का काम हो जाता मेरे लिए। लेकिन चैलेंज ये नहीं कि वो पॉइंट सिर्फ आ जाए, उसे माइंड में कैसे ले जाए, उसके लिए कहानी प्लॉटिंग करनी पड़ती। और इसीलिए एनसीईआरटी की किताबें किसी फैक्ट को लिखते समय एक पूरी कहानी प्लॉट करती। तो वो साइकोलॉजी जिस दिन आप सीखोगे आपको जीएस आसान विषय लगेगा। एक आपकी आदत सी होती है कि आप फैक्ट फैक्ट सामने आ गया सोचते हैं रट लेंगे काम चल जाएगा, जबकि फैक्ट भूलता बहुत है। मुझे जब इतने साल में भी कभी कभी फैक्ट भूल जाता है तो आप तो भूलेंगे ही, स्वाभाविक है, रिवीजन की इसीलिए जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर कहानी क्लियर है, कंसेप्ट बना है, तो आप कम पढ़कर भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। और मैं जब कोई कहानी सुना रहा होता हूं तो ऐसा नहीं टॉपिक के बियॉन्ड होता, वो भी आपको कई चीजों में मदद करेगा। यही मैं बताना चाह रहा था। इस बार के टेस्ट सेशन में मैंने यही किया था और रियल में मेरे कहानी से ही ज्यादा प्रश्न आए, प्रश्न वाले में से कम आया। लेकिन जो चीज बता रहा था वो कैसे मदद किया है, संडे को मैं उसी सेशन की बात कर रहा था, मैं लाइव करूंगा। तो मैं यहां पे आपको 1935 के अधिनियम की पूरी कहानी अगर बताऊं तो आप एक चीज नोटिस करिए क्या क्या घटनाएं हुई थी। जब 1919 का अधिनियम आया था तो भारतीय बहुत संतुष्ट नहीं हुए थे कि हमने जो मांगा था वो अल्टीमेटली हमें मिला नहीं। तो वो लोग इस कानून को लागू करने के पक्षधर नहीं थे, भारतीय विरोध कर रहे थे कि हम इससे बात नहीं बनेगी, हमें स्वराज चाहिए। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने कहा भाई इसको लागू तो होने दो, 10 साल में हम रिव्यू कर लेंगे, समीक्षा कर लेंगे, आप लोगों को लगेगा कुछ गड़बड़ है तो बैठ के सुधार किया जाए। लेकिन कोई कानून अच्छा है बुरा पहले इंप्लीमेंट तो हो जाने दो। ये वही वाली बात थी, किसान कानून बन गया, कृषि कानून भारत में आया और किसान भड़क गए, सरकार कह रही पहले लागू तो हो जाने दो, दिक्कत होगी तो बाद में देख लिया जाए। लेकिन फाइनली उस कानून को हटाना ही पड़ा, वो एक अलग इशू है। लेकिन शायद लागू होता अच्छा भी हो सकता था, क्योंकि इसमें दोनों राय। कुछ लोग भारत के ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं जो कहते भारत में कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार आता, वो अलग विषय हो गया। लेकिन यही बात भारत में तब छिड़ी कि हम 1919 के अधिनियम से जो चाहते थे वो मिल नहीं रहा। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, इसे कुछ दिन लागू होने दो, हम इसका रिव्यू करें। और फाइनली इन्होंने एक फैसला किया कि अब इसका रिव्यू किया जाए।
उसका कारण क्या था? देखिए 10 साल के बाद रिव्यू होना था कि 10 साल पहले चलेगा, लेकिन 10 साल से पहले ही रिव्यू करने जा रही थी सरकार, क्योंकि वहां चुनाव होने जा रहे। तो चुनाव का समय आ रहा था, उन्हें लगा कि इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, हम उस समय कमेटी नहीं बना पाएंगे, उस काम को नहीं देख पाएंगे, लो पहले ही रिव्यू कर लेते। और इसी कारण से उन्होंने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। तो ये जो साइमन कमीशन का नाम आप हिस्ट्री में पढ़ते, आज आपको समझ में आएगा ये किस लिए बनाया गया था। 1919 के अधिनियम का रिव्यू करने के लिए, 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आयोग बना, साइमन कमीशन गठित किया गया। इसके चेयरपर्सन थे सर जॉन साइमन, इसलिए इसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। इसमें 7 मेंबर्स थे। लेकिन भारतीयों के मन में इस कमीशन के गठन के साथ और तेज नाराजगी हो गई। क्यों नाराजगी हुई? एक भी भारतीय को इसमें रखा ही नहीं गया, इसमें सारे अंग्रेज थे। और मजे की बात क्या था कि मान लीजिए आप परीक्षा देकर आए हैं इतिहास की, कॉपी चेक करवाई जा रही बायोलॉजी वाले मास्टर से, तो आपको डर लग रहा है वो तो गुड़गोबर कर देगा। ये भारत में कभी आए भी नहीं, और ये आ रहे हैं समीक्षा करने भारत के कानून से क्या संवैधानिक प्रगति हुई, यानी 1919 के अधिनियम से क्या संवैधानिक प्रगति हुई, उसका रिव्यू रिपोर्ट ये तैयार करेंगे। इस बात पर भारतीय चिढ़ गए। अब उन्होंने साइमन कमीशन का बायकॉट। कमीशन बंबई में पहुंचा, शिप से आए, बंबई मुतरे, तो पूरे देश में गो बैक साइमन के नारे लगे। इसमें बहुत सारी घटनाएं इतिहास में, लेकिन कम से कम आज समझ में आया होगा ये साइमन गो बैक था क्या मुद्दा, समझ में आया। अब आगे बढ़ते, हालांकि हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन चूंकि उसका बैकग्राउंड यहां जुड़ा इसलिए बताना पड़ रहा है। फिर क्या हुआ, लॉर्ड बर्केनहेड उस समय भारत राज्य सचिव थे। तो लॉर्ड बर्केनहेड बहुत नाराज हो गए कि यार आप लोगों को खुद तो कुछ करना आता नहीं और हमें करने नहीं देते। ये वही बात हो गई कि भारतीय मांग कर रहे हैं कि हम अपनी कार में बैठेंगे, हम विदेशी कार में नहीं, इंपोर्टेड कार में नहीं। तो बर्केनहेड कह रहा है यार पहले अपनी कार बनाने का औकात तो ले आओ, तब बैठना। कार है नहीं, हम दे रहे हैं, तो कह रहे हो विदेशी की कार में नहीं बैठेंगे। यानी उसने एक स्टेटमेंट कहा था कि भारतीयों में संविधान बनाने की क्षमता नहीं है। लाइन ये थी, आप कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकते हैं तो हमें काम तो करने दीजिए। अब भारतीयों को तो आत्मसम्मान को ठेस लग गई कि हम लोग इतने पढ़े विद्वान और हमें कहा जा रहा है बना ही नहीं सकते। तो भारतीयों ने पहला प्रयास किया कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, और मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। ये क्यों बता रहा हूं, जरा एग्जाम में कैसे आएगा देखिए। भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाने का पहला प्रयास कौन सी रिपोर्ट थी, तो आंसर क्या लगाएंगे, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट समझ में आया, क्या क्या बैकग्राउंड आगे बढ़ रहा है देखिए। तो 1928 में यानी साइमन की रिपोर्ट आए, उससे पहले ही नेहरू रिपोर्ट आ गई, क्योंकि इन्हें भी जल्दी था, दिखाना था हम बना सकते हैं, और बेहतरीन मॉडल बनाया भी। लेकिन हाँ, इसमें कुछ दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आई? जैसे पहला विरोध जिन्ना ने कर दिया कि इसमें तो मुसलमानों के हित की बात ही नहीं है इस रिपोर्ट में। उधर डॉक्टर बी आर अंबेडकर भी चिढ़ गए कि इसमें दलितों के हित की बात नहीं है। तो बर्केनहेड तो मजा ले ही रहा था, मैं तो कह ही रहा था आप नहीं बना पाओगे। तो हालांकि फिर भी ये पहला प्रयास था जब हमने अपना संविधान तैयार किया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अब भारत में गांधी जी एक नए राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ बढ़ रहे थे और कह रहे थे अगर भारतीयों की मांग नहीं मानी गई तो हम यहां पर एक सविनय अवज्ञा छेड़ देंगे, यानी गलत कानून का उल्लंघन करेंगे, फिर नहीं मानेंगे। अभी तक हम आपके सामने हाथ फैला रहे थे, आप नहीं मान रहे, तो अब हम अवज्ञा करें। अवज्ञा समझते हैं, मैं आपको कोई बात कह रहा हूं आप मान नहीं रहे, तो इसको कहते हैं डिसओबीडेंट हो जाना। तो सिविल डिसओबीडेंट इसका नाम क्यों है बच्चों, कभी आपने सोचा? इसको सविनय अवज्ञा क्यों कहा गया, सिविल डिसओबीडेंट? क्योंकि उस समय भारत में 2 कानून काम करते थे, एक सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का नाम था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। यानी गांधी जी ये नहीं कह रहे थे हम यहां पर आईपीसी का उल्लंघन करेंगे, वो कह रहे थे जितने सिविल लॉज हैं, सिविलियंस के लॉज हैं, उसका हम डिसओबीडेंट करें, वो गलत है। हम कानून जो बनाए गए हैं अंग्रेजों द्वारा, अगर अपराध के संदर्भ में अच्छे हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर, और वाकई इतना अच्छा है कि आज भी भारत में यही काम कर रहा है। जो लॉर्ड मैकाले का बनाया आईपीसी था वो आज भी इंडिया में इफेक्टिव है।
तो ऐसा तो नहीं कि अंग्रेज हमारे लिए कुछ करके नहीं, जो अच्छा कर गए उसे तो एक्सेप्ट ही किए, लेकिन सिविलियंस के लिए जो लॉ बने हुए थे खराब थे। तो गांधी जी ने कहा हम सिविल लॉ का डिसओबीडेंट करेंगे। और गांधी जी हमेशा जनता से कोई बात तब कहते जब पहले खुद करके दिखाते। तो उन्होंने कहा पहला तो जो आम जनजीवन से जुड़ा कानून है इसे खत्म किया जाए। नमक पर टैक्स, बताइए आप नमक पर टैक्स लगाते हैं तो सिविल लॉ हमेशा रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड होता है, जैसे टैक्स वगैरह के लॉ। तो गांधी जी ने कहा मैं खुद नमक बनाकर दिखाऊंगा और देखते हैं सरकार कैसे टैक्स लेती। तो वो जो दांडी मार्च था वो यही था, वो मुट्ठी भर नमक बनाना एक प्रतीक था कि हम गलत कानून नहीं मानेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझ में आ गया? ये भी आगे बढ़ते हैं। देखिए सब लिखना नहीं है हिस्ट्री में भी, क्योंकि आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये पॉलिटी का टॉपिक है ही नहीं, लेकिन मैं उस पर लाने के लिए आपको ला रहा हूं कि ये 1935 का अधिनियम किस बैकग्राउंड में आया। अब पहले तो उस समय जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, इरविन को लगा ये बुढ़ा जाकर के यहाँ पर समुद्र तट पर जो कह रहा नमक रेत भर मुट्ठी भर उठा लेंगे नमक और इससे जो है आंदोलन कर देंगे, इससे क्या होने, बहुत हल्के में ले लिया उन्होंने इस बुढ़े को, गांधी जी को। लेकिन गांधी जी ने इस दांडी मार्च से पूरे देश में क्रांति की एक लहर पैदा कर। जब वो साबरमती आश्रम से चले थे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन जब दांडी पहुंचे तो पूरा देश स्तब्ध था कि इतने लोग इससे जुड़ गए। तो वही राहुल गांधी वाला मार्च जो चल रहा है कुछ ऐसे ही समझ सकते हैं। बीजेपी ने हल्के में लिया था, अब भारी पड़ रहा है थोड़ा सा। तो आजकल वैकेंसी पे वैकेंसी अनाउंस करना पड़ रहा है, तो आपका तो कुछ तो फायदा हो रहा है इस मार्च से। तो वही स्थिति यहां पर बनी कि दांडी मार्च से अब ब्रिटिश सरकार दबाव में थी कि कहीं ऐसा ना हो वाकई ये आंदोलन बहुत ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर आ जाए। तो इस पर आगे क्या स्टेप लिया गया, इरविन को एक पत्र आया वहां के सचिव का कि गांधी को बुलाओ और मनाओ और उनकी मांगे सुनो, अगर जायज हैं तो एक्सेप्ट करो। इसलिए पहले गांधी जी ने पत्र लिखा था कि आप गलत कानून हटा लो, तो इरविन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब इरविन का पत्र गांधी जी के पास आया और इसी को आप इतिहास में पढ़ते हैं गांधी इरविन पैक्ट, यानी दिल्ली में बैठक हुई, एक समझौता हुआ, इरविन कुछ बातें मान गए। और भी बहुत सारी इतिहास की घटनाएं, लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस पैक्ट में गांधी जी इस बात पे तैयार हो गए कि हम अपना सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट पोस्टपोन कर देते, रोक देते। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ हमारी बात सुनेंगे, तो बात कैसे सुनेंगे? तो कहा गया गांधी जी आप चिंता ना करें, आपकी बात हम सुनेंगे और इसके लिए जेम्स पैलेस लंदन में हम एक मीटिंग रखने जा रहे हैं जहां आप इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के साथ आइए, हम आपकी बात सुनें। और भारतीयों को वहां बुलाया गया, वहां के सरकार के साथ बैठकर मशविरा होना था, बातचीत होनी थी। रैमजे मैकडोनाल्ड जो प्राइम मिनिस्टर था वो साथ बैठने वाला था। और चूंकि साथ जब बैठते हैं तो आसपास चाय कॉफी भी होती है, टेबल रखी जाती है, इसलिए उसका नाम पड़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपने इतिहास में पढ़ा। यानी अब हम पहुंच गए कहां तक, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है। इस टेबल कॉन्फ्रेंस का पर्पज ही यही था कि भारत में एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे भारतीयों को स्वराज्य मिल सके, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिल सके और उन्हें सेटिस्फाई किया जा सके। अल्टीमेटली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। गांधी जी की बहुत सारी मांगे सरकार ने डिनाई कर दिया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसे लगा गांधी जी जो जो मांग रहे तो मान लिए तो हम लोगों का बोरिया बिस्तर तो यहां से बन जाएगा, तो हम राज करने आए थे वो तो नहीं दे सकते। तो ऐसे में गांधी जी भी मीटिंग छोड़कर चले आए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर हुई, फिर प्रयास हुआ, मतलब थर्ड हुई, और पहले में नहीं गए थे, सेकंड में गए थे, फिर तीसरी भी बुलाई गई, नहीं गए गांधी जी। अल्टीमेटली सरकार को लगा कि अब बातचीत बंद की जाए, एक कानून ले आते। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद एक सरकारी पत्र जारी किया गया जिसे व्हाइट पेपर कहते हैं। उसी श्वेत पत्र के आधार पर यह अधिनियम बना और इस अधिनियम में भारत में कुछ बड़े बदलाव दिखाई दिए। तो यहां तक की चीजें लिख लीजिए, बाकी इसमें जो मेजर पॉइंट हैं केवल वो आप हेडिंग बनाएंगे, उसी का एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में करेंगे और उसके बाद आपका टॉपिक खत्म। फिर आ जाएंगे अब हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो ये एक तरीके से आपके अध्याय का समापन होगा। लिखिएगा इसे, लिखिए द British government came up with the Government of India Act, came up with the Government of India Act 1935,
after a series of after a series of efforts after a series of efforts in the form of three roundtable conference in the form of three roundtable conference in the form of three roundtable conference held in London held in London and in the form of white paper and in the form of white paper issued by British government after these roundtable conferences issued by the British government after these roundtable conferences. The act was a significant step. The act was a significant step. The act was a significant step towards establishing a completely responsible government in India. A completely responsible government in India. A completely responsible government in India. It was a lengthy document. It was a lengthy document. It was a lengthy document with 321 sections. With 321 sections and 10 schedules. And 10 schedules. 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए उस श्वेत पत्र पर आधारित था। ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए उस श्वेत पत्र पर आधारित था जो लंदन में आयोजित किए गए तीन गोलमेज सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप जारी किया गया था। लंदन में आयोजित किए गए तीन गोलमेज सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप जारी किया गया था। ये अब तक बनाए गए सभी अधिनियमों में सबसे विस्तृत था। ये अब तक के बनाए गए सभी अधिनियमों में सबसे विस्तृत था। जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। आर्टिकल्स भी लिखा रहता है, सेक्शंस भी लिखा रहता है, दोनों चीजें, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल सेक्शन कुछ भी आ जाए,
हालांकि लीगली फर्क होता है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में चूंकि एसएससी ने सेक्शन इंग्लिश में लिखा, हिंदी में अनुच्छेद लिखा, बहुत जगह पे एसएससी के पेपर को देखकर वर्डिंग बना रहा हूं। ठीक है, 10 अनुसूचियां थी। तो अब इसमें क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, जैसे ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात थी, ये था क्या ये बताऊंगा। इसमें प्रांतों का द्वैत शासन खत्म कर दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई, तो वो क्या था ये बताऊंगा। फिर केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया, तो क्या अंतर आया केंद्र में डायरकी आने से। अभी आप पढ़ रहे थे प्रांतों में, वो केंद्र में चला गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत में फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश हुआ, जो आज भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वो इसी अधिनियम में आया। भारत में एक सेंट्रल बैंक बनाया गया, जो आज का आरबीआई है। तो बड़े बड़े डेवलपमेंट इस अधिनियम से हुए, इसलिए अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसके मेजर पॉइंट हम लोग केवल हेडिंग लिखेंगे, समझेंगे, और आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग के बारे में, ठीक है। लेकिन कल सेम टाइम पर टेस्ट के लिए सब लोग प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू। हाँ, लगभग 25 प्रश्न।